डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसी बहाने से मैं देश और दुनिया घूमना चाहता हूँ। बचपन से ही मुझे घूमने का शौक़ था। हमारे परिवार के पास इतने पैसे कभी थे ही नहीं कि हम दुनिया घूम पाते, लेकिन जैसे ही मैंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है तब से मुझे घूमने का और ज़्यादा शौक़ चढ़ता जा रहा है। मेरे 5 दोस्त हैं, वो पांचों अपना अपना काम करते हैं। एक बैंक में है, बाकी बिजनेसमैन हैं और हम सभी इकट्ठा होकर ही पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। हम कभी कभी 1 महीने के लिए विदेशों में चले जाते हैं और वहाँ की नई नई जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस बार भी हम स्वीडन जाने वाले थे। हमने सोचा था कि स्वीडन और नॉर्वे घूमेंगे और वहाँ के ऐसे इलाकों में जाएंगे जहाँ पर आम तौर पर सैलानी नहीं जाते। हमने सोचा था खास जगहों को ढूंढकर वहाँ पर हम अपनी तस्वीरें खिंचवाएंगे और मैं हमेशा से ऐसी जगहों पर जाना ही पसंद करता था और आज इस देश में घूमने का भी मुझे मौका मिल ही गया था। स्वीडन में पहुंचते ही मेरे दोस्त यहाँ की राजधानी स्टॉकहोल्म में जाना चाहते थे और मैं यहाँ की खास जगह कापे में जाना चाहता था। कापे एक पुराना सा शहर था जहाँ अब कम ही लोग रहते हैं। वहाँ पर घूमने के लिए भी कम ही लोग आते हैं। कहते हैं कि इस शहर को वीरान शहर कहा जाता है। यहाँ पर आपको पुराने घर मिल जाएंगे, पुरानी सड़कें मिल जाएंगी और ऐसी ही कई कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन मेरे चारों दोस्त मेजॉरिटी से कह रहे थे कि उन्हें तो स्टॉकहोल्म में रहना है। स्टॉकहोल्म एक बहुत ही सुंदर शहर, वहाँ की नई नई इमारतें और वहाँ लोगों के रहने का बहुत ही अच्छा तरीका। ऐसी साफ सफाई को देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। लेकिन मैं इस जगह पहले भी आ चुका था। मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं आए थे, इसलिए वो यहीं पर इतना लंबा समय रहना चाहते थे। मैं इस तरह से समय बर्बाद नहीं कर सकता था, तो मैं अकेला ही कापे की तरफ निकल पड़ा। ये बारिश का मौसम था और मैं ट्रेन के सहारे कापे जा रहा था। कापे तो ये ट्रेन नहीं जाती, पास के एक शहर में जाती है। वहाँ से हमें टैक्सी करवानी पड़ती है। मैं उसी बड़े शहर में पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर कापे जाने के लिए कोई भी टैक्सी वाला मान नहीं रहा था। हर किसी का कहना था कि स्वीडन और नॉर्वे के बॉर्डर पर वो शहर है, इसलिए भी वहाँ जाना थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है। लेकिन उसकी खूबसूरती की तारीफें तो हर कोई करे जा रहा था। भले ही मुझे वहाँ जाने से हर कोई रोक रहा था, लेकिन ऐसी तारीफें कर रहा था कि मन खींचा जा रहा था। मैंने कई टैक्सी वालों को ये कहा कि मैं डबल पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे वहाँ पर छोड़ आएं, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। अंत में मुझे एक रेंट पर कार मिल गई, जिसे मैं यहीं पर 10 दिनों के लिए चलाने वाला था, तो मैंने एडवांस में ही सारे पैसे दे दिए थे। उसी छोटी सी गाड़ी को लेकर मैं कापे की तरफ निकल पड़ा। रास्ता काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था। वहाँ जाती हुई कोई गाड़ी मुझे रास्ते पर नहीं मिली। उन पेड़ों के बीच से रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे वो बंद किया गया हो। कई झाड़ियाँ तो सड़क के बिल्कुल बीच तक पहुँची हुई थी। उस छोटे से रास्ते से निकलकर जाना मुश्किल भरा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़े जा रहा था। कई जगह तो पेड़ इस तरह से सड़क के ऊपर पहुँचे हुए थे कि रोशनी वहाँ पर मौजूद ही ना हो। अंधेरा अंधेरा सा। वहाँ पर मुझे हेडलाइट्स जलाने की ज़रूरत तक पड़ गई, जबकि दोपहर का समय था और सूरज निकला हुआ था। उन घने पेड़ों को पार करते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आ गईं, जिन पर रास्ते काफ़ी संकरे से बनाए गए थे। कभी कभी मुझे डर लगता कि मेरी गाड़ी फिसल जाएगी, लेकिन मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। यहाँ पर अच्छे से गाड़ी चलाकर मैं आगे बढ़ चला था।
उसके बाद एक आखिरी पहाड़ी से मुझे वो शहर नज़र आया और यकीन मानिए वहाँ से वो शहर इतना सुंदर लग रहा था, मैं बयां नहीं कर सकता। यहीं से देखकर मैं ये मान चुका था कि ये सुनसान शहर नहीं हो सकता। इतना सुंदर साफ सुथरा शहर, यहाँ ज़रूर लोग रहते तो होंगे, यहाँ पर सैलानी आते तो होंगे। और जैसे ही मैं उस शहर में पहुंचा, वहाँ वीरान सड़कें, खाली इमारतें और वो सुंदर घर जिसके आसपास से आवाज़ तक नहीं आ रही थी, मुझे ये मानने को मजबूर कर दिया कि यहाँ कोई नहीं रहता। जैसे ही कुछ घरों से मैं आगे निकला, वहाँ पर घूमते हुए कुछ लोग मुझे मिले। वहाँ पर कुछ दुकानें भी थीं और वो लोग गरीब लग रहे थे। आगे पहुंचा तो फूलों की बहुत सारी दुकानें थीं। वहाँ कुछ सैलानी नजर आए जो स्वीडन के नहीं बल्कि नॉर्वे के थे। नॉर्वे देश से इस देश में लोग घूमने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वहाँ से जो सड़क थी वो बिल्कुल चौड़ी और यहाँ तक पहुँचती हुई थी, लेकिन स्वीडन से आने वाली सड़क काफ़ी संकरी सी थी। यही कारण था कि नॉर्वे से यहाँ तक लोग पहुँचे हुए थे और उन्हें देखकर ही पहचाना जा सकता है। वहाँ की भाषा में भी थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा था और उनसे बातें करने में मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। उनका एक्सेंट थोड़ा अलग था। पहले तो मुझे स्वीडन में अलग सा इंग्लिश का एक्सेंट सीखने में परेशानी हुई थी, अब तो मुझे स्वीडन के अंदर ही नॉर्वे का अलग सा एक्सेंट सुनने को मिल रहा था, जिसे समझने में परेशानी हो रही थी। और इसी तरह से कुछ से मैं बात करता और जानकारी लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता। मुझे गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा सारा ध्यान इधर उधर ही रहता। मैं कभी ऊंची ऊंची इमारतों को देखता तो कभी उन बंद पड़े घरों को देखता। कभी कभी तो मैं उन घरों के अंदर जाकर भी ये देखने की कोशिश करता क्या यहाँ पर कभी लोग रहा करते थे। कुछ घरों में तो सामान इसी तरह से बिखरा पड़ा था जैसे उसे छोड़कर लोग वहाँ से भाग गए हों। इसी तरह मैं एक चौराहे पर पहुँचा। वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी और कुछ खाने पीने की दुकानें थीं। बाहर ही रेस्टोरेंट बनाए गए थे, कुर्सियां सड़क के काफ़ी करीब लगाई गई थी। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में मैं बाहर ही बैठकर खाना चाहता था और इधर उधर की इमारतों को देखना चाहता था। मैंने गाड़ी एक साइड पर लगा दी, लेकिन वो चौराहे के बहुत करीब थी। मुझे लगा था कि यहाँ पर शायद ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी, तो इसी तरह से अगर मैं किनारे पर गाड़ी खड़ी कर दूँ तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, और वैसे भी यहाँ किसको पता चलेगा। मैंने तो हैंड ब्रेक तक नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पर ढलान महसूस नहीं हो रही थी और गाड़ी को इसी तरह से मैंने खड़ा कर दिया। मेरी गाड़ी थोड़ी बाहर को तो थी, लेकिन मैं शायद लापरवाह हो गया था। मैं उसी तरह आगे कुर्सी पर बैठा ऑर्डर कर रहा था और वहाँ पर वेटर ऑर्डर देकर चला गया। मैंने देखा एक औरत अपनी छोटी सी बच्ची को वहाँ लेकर बैठ गई थी। वो मेरी कुर्सी के बिल्कुल करीब बैठी हुई थी और उसके बाद उसकी बच्ची काफ़ी शरारतें किए जा रही थी, लेकिन मेरा ज़्यादा ध्यान मोबाइल पर था। मैं इधर उधर की तस्वीरें खींच रहा था और अपनी प्रोफाइल में अपडेट किए जा रहा था। मैं इंफॉर्मेशन भी निकाले जा रहा था और मोबाइल में ध्यान होने के कारण इधर उधर ज़्यादा देख नहीं पा रहा था। उस बच्ची की आवाज़ें मुझे परेशान किए जा रही थी। वो शरारतें तो कर रही थी, लेकिन फिर भी आवाज़ें निकालकर मुझे जैसे परेशान करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद उस औरत ने कहा कि मैं 1 मिनट के लिए अंदर रेस्टोरेंट में जाना चाहती हूँ, आप इस बच्ची को संभाल लोगे? मेरा ध्यान मोबाइल में था। मैंने ऐसे ही सर हिला दिया। मैं मोबाइल में कुछ करता रहा और तभी मुझे नहीं पता वो बच्ची कब सड़क के बिल्कुल बीच में पहुँच गई। उसके बाद ये एक संयोग था कि एक साइड से आती हुई कार ने मेरी कार को हल्की सी टक्कर मार दी थी। हैंड ब्रेक मैंने अपनी गाड़ी को लगाई नहीं थी, तो मेरी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ चली और उस छोटी सी बच्ची को कुचल दिया। मेरी गाड़ी जैसे उसके ऊपर ही चढ़ चली थी और वहीं पर फंस गई थी। शायद उसका सर मेरी गाड़ी के नीचे फंस गया था और वहाँ चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उन चिल्लाने की आवाज़ों को मैं सुनते ही ये समझ गया था कुछ गड़बड़ हुई है, और मेरी गाड़ी सड़क के बीच थी से देखकर मैं हैरान हो गया। वो बच्ची मेरी गाड़ी के ही नीचे थी। मैं इधर उधर देखता रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। उस बच्ची को बाहर कैसे निकालूं?
उस भीड़ ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को एक तरफ खींचकर ऊपर की तरफ उठाया और उस बच्ची को बाहर निकाला गया। उसके सर से खून निकल रहा था और वो औरत मेरी तरफ घूरे जा रही थी। मैं भी बेपरवाह की तरह कहने लगा, मेरी क्या गलती? तो उस औरत ने कहा, गाड़ी भी तुम्हारी थी, हैंड ब्रेक लगी नहीं थी। मैं तुम्हें बच्ची को देखने के लिए कहकर गई थी, तुमने वो भी नहीं किया। तुमने हाँ क्यों की थी? इसके बाद मैं एक तरफ कुर्सी पर जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। अपने आप एम्बुलेंस आएगी, उस बच्ची को लेकर जाएगी। मेरा ध्यान अब भी मोबाइल की तरफ ही था। मैं वहाँ अपडेट किए जा रहा था। अचानक ही वहाँ पर पुलिस आई। ये 3-4 पुलिस वाले थे जिन्होंने आसपास लोगों से बात की और उसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे मोबाइल को पकड़ा और अपने पास रख लिया। उसके बाद मुझसे पूछताछ करने लगे और मुझे एक गाड़ी में बिठाकर एक तरफ ले गए। मैं हैरान और परेशान था। उनसे सवाल किए जा रहा था, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, मेरा गुनाह क्या है, लेकिन वो मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करना चाहता था, लेकिन मुझे फ़ोन करने के लिए भी दिया नहीं जा रहा था। मैं एक गाड़ी में बैठा था। मुझे ये पता नहीं था मुझे कहाँ पर ले जाया जा रहा है और उस गाड़ी से सामने मुझे फेंसिंग नज़र आई। ये बॉर्डर था और क्या मुझे नॉर्वे के बॉर्डर के पार ले जाया जा रहा था? लेकिन क्यों? मैं स्वीडन में हूँ, मुझे पकड़कर स्वीडन की पुलिस ले जा सकती है, लेकिन ये क्या नॉर्वे की पुलिस है? उनके कपड़े भी बड़े अजीब थे। ऐसे कपड़े मैंने किसी पुलिस वाले के नहीं देखे थे। और उसके बाद मुझे एक पुल के सहारे एक टापू की तरफ ले जाना शुरू हो गए। वो टापू आसपास से 4 दीवारी से घिरा हुआ था, जैसे कोई बड़ा सा किला बनाया गया हो। तभी मेरा दिमाग खटक चुका था, क्या ये कोई जेल है? लेकिन मुझे सीधा जेल कैसे ले जा सकते हैं? ना तो कोई केस हुआ, ना कोई सुनवाई हुई, सीधा जेल की तरफ। मैं उनसे सवाल किए जा रहा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मुझे उस 4 दीवारी के अंदर ले जाया जा रहा था। गाड़ी को बाहर ही रोक दिया गया। मेरे मुंह पर पट्टी लगा दी गई। उस बड़े से गेट को खोला, मुझे अंदर की तरफ धकेल दिया गया। वहां अंदर वाले लोग मुझे और अंदर एक और 4 दीवारी के पास ले गए। उसका गेट खोला गया। उसके अंदर मुझे और आदमी एक सेल में ले गए। वहाँ बड़ा सा सेल था जिसके अंदर और छोटे छोटे सेल बनाए गए थे जहाँ पर कैदियों को रखा गया था। वहाँ एक छोटे से सेल में जब मुझे अंदर ले जाया गया तो मेरे हाथ पैर खोले गए, मुंह की पट्टी को खोला गया और एकदम से उसका दरवाज़ा जो सलाखों से बना था वो बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया और वो आदमी बाहर की तरफ चला गया। मैं चीखता रह गया, मेरी क्या गलती है? मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो? क्या तुम पुलिस वाले हो? लेकिन मुझ पर कोई केस नहीं चला, मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है? मैं कई सवाल किए जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ हो क्या रहा है। मुझे कितने समय के लिए यहाँ रहना होगा? मुझे यहाँ बाहर निकलने का मौका मिलेगा? क्या मुझे किसी खास जगह पर ले जाया गया है? क्या मुझे अगवा किया गया है? मेरे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन 15-20 मिनट बाद वहाँ पर एक आदमी आया। वो शायद पुलिस का आदमी था। उसने मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए। ये नारंगी रंग के कपड़े थे और मुझे यही पहनने थे, वो भी 5 मिनट के अंदर, और अपने कपड़े उन्हें दे देने थे। मैं मना किया जा रहा था, मैं नहीं पहनूंगा ये, कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? मैंने बस एक बार ये कहा था। वहाँ 3-4 और पुलिस वाले आए। उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और वो नारंगी रंग के कपड़े मुझे पहना दिए। मेरे पेट में कई सारे मुक्के मारे गए। मेरे सर पर भी डंडे से 2-3 वार किए गए। मेरे सर से खून बह रहा था जबकि मेरा पेट दर्द कर रहा था। तब मैं जान गया था यहाँ पर सवाल नहीं किए जाते, बस बात मानी जाती है। मैं रोए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं था। इतना बड़ा जुर्म कौन सा कर दिया मैंने जो मुझे ऐसी सज़ा दी जा रही है? क्या मुझे कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा जहां पर मैं अपनी सफाई में कुछ शब्द कह सकूं? सीधा मुझे जेल में ठूंस दिया गया। पहला दिन तो मेरा उस छोटे सेल के अंदर ही निकला और पूरी रात मैं रोता रहा।
मुझे पता नहीं था यहाँ से बाहर निकलने का मौका मुझे कब मिलेगा। इसीलिए अगली सुबह मैं लोगों से बात करना चाहता था। मैं हर पुलिस वाले से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि मेरी तरफ घूरने लगता और उनकी एक घूर से मैं डरने लगता, कहीं दोबारा मेरी पिटाई ना हो जाए। उसके बाद मुझे कैदियों से बात करनी थी। कैदियों से बात करने के बाद ही मुझे पता चल पाएगा मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी पुलिस है, मुझे यहाँ कब तक रखा जाएगा। उस सेल से दोपहर को निकलने का वक्त आ गया था। यहाँ हर किसी को 2 से 3 घंटे के लिए अपने अपने सेल से बाहर निकलने का मौका मिलता है। सब लोग बाहर ग्राउंड में जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और 3 घंटे बाद वापस सेल में आना पड़ता है। शायद यही मेरा समय था। मैं बाहर सबसे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर कोई जैसे परेशान सा था। हर कोई मुझसे दूर जाए जा रहा था और वहाँ पर जैसे गैंग बनी हुई थी। कुछ एक तरफ ग्रुप में रहते तो दूसरे अलग से ग्रुप में रहते। मुझे किसी एक ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करना पड़ेगा, तभी वो मेरे सवालों के जवाब देंगे। मैं कुछ लोगों की तरफ चल पड़ा जो मुझे भारतीय और पाकिस्तानी जैसे लग रहे थे। मुझे वो अपने जैसे लगे, इसीलिए मैं उनके करीब चला गया। सबसे पहले उनसे मैंने हिंदी में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने हर भाषा में कोशिश कर ली जो भी मुझे आती थी, वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उसके बाद मैं निराश हुआ, उनके सामने ही रोने लगा और कहने लगा, कुछ तो कहो, मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं, कोई बात तो बताओ। उसके बाद वो सब एक तरफ बढ़ चले, लेकिन एक आदमी वहीं पर खड़ा था। वो भी अपना देसी आदमी लग रहा था, लेकिन वो बस मेरे सामने खड़ा मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद उसने मुझे इशारा किया एक तरफ जाने के लिए। मुझे वो बिल्कुल एक तरफ उस पेड़ के पास ले गया और वहाँ पर धीमी सी आवाज़ में वो मुझसे बात करने लगा। तुम भारत से आए लगते हो? मैंने कहा, हाँ। तुम्हें हिंदी आती है? उसने कहा, हाँ, मैं भी भारत से आया हूँ और यहाँ पर फंस गया हूँ। मेरी भी ये गलती थी कि मैं उस छोटे शहर में आ गया और वहाँ की गई एक गलती की सज़ा सारी उम्र भुगतनी पड़ती है। इन शब्दों को सुनकर मैं डर गया था। सारी उम्र? क्या हमें सारी उम्र यहीं पर रहना होगा? तो उसने कहा, हाँ, सारी उम्र। ये हमें उम्र कैद की सज़ा दे चुके हैं। जो भी इस जेल में आता है वो उम्र कैद की सज़ा पाए हुए होता है। तुमने ज़रूर कोई बड़ी गलती की होगी, उस बड़ी गलती की सज़ा तुम्हें यहाँ पर मिली है। मैंने कहा, बड़ी गलती? नहीं, मैंने तो कोई गलती नहीं की। वहाँ पर मेरी गाड़ी किसी और ने ठोक दी और वो गाड़ी एक बच्ची पर चढ़ गई। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं उसे कैसे बचाता? मेरी कोई गलती नहीं है। इसके बाद उसने कहा, गलती तो होगी, बेवजह यहाँ पर ले जाया नहीं जाता, उसमें भी तुम्हारी गलती तो होगी। तो मैंने कहा, ये तो छोटी सी गलती थी, मैंने गाड़ी की हैंड ब्रेक नहीं लगाई थी। उसके बाद वो औरत जिसने बच्ची की जिम्मेदारी मुझे दी थी कि मैं उसे देखूं, वो शरारती बच्ची अपने आप सड़क पर भाग गई। मैं तो मोबाइल में मग्न था। मैंने बेवजह ही हाँ कर दी, मुझे ना कर देनी चाहिए थी। मेरी ही गाड़ी के नीचे वो आई थी, लेकिन टक्कर तो किसी और ने मारी थी ना, मेरी क्या गलती है? तो उस आदमी ने कहा, तुम्हारी ही तो गलतियां थी। हैंड ब्रेक लगानी चाहिए थी, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए था। तुम्हें किसी बच्ची की जिम्मेदारी दी गई है तो उसे संभालना भी तुम्हें चाहिए। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए था और शायद उस बच्ची की मौत हो गई होगी, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। उसने मुझे मेरी गलती का एहसास तो दिला दिया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मेरी इतनी बड़ी गलती है जिसकी सज़ा उम्र कैद होनी चाहिए। ये तो उस औरत की गलती थी, उसकी गलती से ये सब हुआ। उसे अपनी बच्ची को संभालना चाहिए था, मैं तो अपने मोबाइल में मग्न था। अब उस आदमी ने कहा कि तुम्हें हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पर अकेले रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है किसी रात तुम्हारा गला घोंट दिया जाए और तुम सुबह कभी उठ ही ना पाओ। हमारे साथ चलो, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए और वैसे भी हम तो बाहर निकलने वाले हैं। मैंने उससे कहा, बाहर निकलने वाले हो? लेकिन तुमने कहा था यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा मिलती है, तो बाहर कैसे निकलोगे? उसने कहा, हमारे पास एक प्लान है।
तुम्हें अभी बताया नहीं जाएगा क्योंकि तुम पर कोई भरोसा नहीं है। ये प्लान कल रात चलेगा और अगर तुम हमारे साथ रहे तो तुम भी बाहर निकल पाओगे। हम सब यहाँ पर कैद हैं। हम सब देसी, कुछ हिंदुस्तान के हैं, कुछ पाकिस्तान के, बांग्लादेश, श्रीलंका के। हमने अपना अलग ग्रुप बनाया हुआ है और यहाँ पर और भी कई लोग हैं। बाकियों से बचकर रहना, हमारे ग्रुप के साथ रहना। बाहर निकलना है तो बताओ, वरना यहाँ से भाग जाओ। मैं क्या करता, सारी उम्र यहाँ नहीं रहना चाहता था। यहाँ से बाहर निकलूंगा, इस देश को छोड़ पाऊंगा तभी बच पाऊंगा। मैं अपने दोस्तों से बात करना चाहता था, उन्हें तो पता ही नहीं होगा मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। वो तो मुझे ढूंढते रह जाएंगे, कभी पता नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसके बाद मैं रात का इंतज़ार करने लगा। वो आदमी रात को कैसे यहाँ से हमें बाहर निकालेगा मुझे पता नहीं था। लेकिन आधी रात को जब सारी लाइट्स बंद हो गई थी, मैंने सुना मेरे सेल का दरवाज़ा खुल चुका था। मैं हैरान, आखिर किसने उसे खोला होगा? क्या यहाँ मुझे मारने के लिए कोई तो नहीं आया? मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वहाँ पर लाइट नहीं थी। तभी एक माचिस की तीली जली और ये वही आदमी था जिसने कल मुझसे बात की थी। और वो मुझे इशारा करने लगा चुप रहने का और अपने साथ जाने के लिए कहने लगा। मैं उसके साथ चल पड़ा था और वो बाहर उसी गार्डन के पास जा रहे थे। मुझे नहीं पता बाहर की तरफ क्यों जाया जा रहा है, लेकिन पुलिस वालों के सामने से बचते हुए हम निकल रहे थे। उस अंधेरे में शायद वो सही से हमें देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए किनारे किनारे से बचकर कई लोग निकलते मैंने देखे। वो सब अपने आदमी थे। मुझे मिलाकर 10 लोग थे वहाँ पर। हम सब उसी गार्डन में पहुँच गए थे। वहाँ पर कुछ लकड़ी की कुर्सियाँ बनाई गई थी जो गार्डन के एक तरफ बनाई गई थी। शायद यहाँ पर कोई मैच होते होंगे जिनके लिए बैठने को ये कुर्सियाँ बनाई गई हैं। और उन्हीं कुर्सियों को हटाकर जब हमने नीचे देखा, वहाँ पर एक खड्डा खोदा हुआ था। तब मैं समझ गया यहाँ पर सुरंग बनाई गई है। इस सुरंग से हमें बाहर निकलना होगा। वहाँ सबसे पहले तो उस खड्डे में उतरने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो खड्डा काफ़ी ज़्यादा संकरा था। उसके बीच से नीचे उतरने के बाद आगे जाने का रास्ता था जो काफ़ी खुला बनाया गया था। वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी ही मिट्टी पड़ी थी और मुझे डर इस बात का था कहीं पर ये जगह नीचे को ना धंस जाए। नीचे हवा की निकासी के लिए भी कुछ नहीं था और यहाँ पर 10 लोग घिसटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। काफ़ी समय आगे बढ़ने के बाद मुझे सांस लेने में परेशानी होने लगी और मैं सोचने को मजबूर हो गया, पता नहीं ये सुरंग कितनी लंबी खोदी गई है और क्या ये पानी में तो नहीं निकलेगी, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। मैं उनसे पूछ रहा था और उनका कहना था चुपचाप आगे बढ़ते जाओ। हम 10 लोग उस सुरंग में आगे निकल रहे थे, लेकिन मैं हैरान हो गया। लगभग 15 मिनट घिसट कर आगे बढ़ने के बाद यहाँ बड़ी बड़ी गुफाएं आ गई थी, जिनके एक रास्ते से बड़ी सी जगह में हम पहुँच गए थे। इन गुफाओं में इधर उधर जाने के बहुत सारे रास्ते थे और रोशनी के लिए हमारे पास सिर्फ एक टॉर्च थी जो एक कैदी ने वहाँ से चुराई हुई थी। लेकिन यहाँ से उतरते समय एक मोटा सा कैदी जो उस पत्थर को सही से पकड़ नहीं पाया वो वहीं ऊपर से नीचे गिर गया और उसका सर एक पत्थर से टकराया। उसके सर से खून निकल रहा था और वो बेहोश पड़ा था। लेकिन हम सब 9 लोग आगे बढ़ रहे थे। मैंने कहा इसे भी साथ लेकर चलते हैं, यहाँ तो ये फंस जाएगा, ना बाहर निकल पाएगा, ना कोई इसे बचाने आएगा, ये यहीं मर जाएगा। लेकिन सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आगे बढ़ने लगे। मैं भी उस आदमी को अपने साथ ले जा नहीं सकता था, क्योंकि उसका वज़न बहुत ज़्यादा था और उसे ले जाने में मुझे ज़्यादा परेशानी होती। वो तो बेहोश था, बाकी कोई मेरी मदद करने नहीं वाला था। तो हम और आगे बढ़ने लगे। हम जैसे ही उस एक संकरी सी गुफा से आगे बढ़ने लगे, वहाँ पर आवाज़ें आ रही थीं। दीवारों से आ रही वो आवाज़ें बहुत ही भयानक सी लग रही थीं। ऐसी आवाज़ें जैसे ज़मीन थरथरा रही हो।
तभी मैंने दीवारों से निकलते हुए हाथ देखे जो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं हैरान था, आखिर ये कौन है? ये यहाँ पर कैसे दबे हुए हैं? तो एक आदमी ने कहा, यहाँ से निकलो, इस जमीन को शापित जमीन कहा जाता है। यहाँ जो भी पकड़ा जाता है हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाता है। उसके बाद मैं एक तरफ से निकलने की कोशिश करता तो दूसरी तरफ से हाथ मुझे पकड़ लेते। मैं अपने कपड़ों को उनसे छुड़वा रहा था और उनकी पकड़ बहुत ही मजबूत। मेरे कपड़े फट जाते और हम बड़ी मुश्किल से आगे निकल पाते। 2 लोगों को उन हाथों ने इस तरह से जकड़ लिया था कि वो जितना बचने की कोशिश करते, जमीन से और हाथ निकलते और उसे पकड़ लेते। उसके मुंह, उसकी आंखों पर हाथ ही हाथ आ चुके थे और उसे खींचते हुए मिट्टी में ले गए, जबकि दूसरा आदमी आधा बाहर और आधा अंदर था। उसे इतनी जोर से हम बाहर की तरफ खींच रहे थे, लेकिन अंदर शायद बहुत शक्तिशाली हाथ थे जो उसे खींचते हुए हमारे सामने मिट्टी के अंदर ले गए, और वो मिट्टी बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे उनमें कोई छेद किया ही ना गया हो। वो भुरभुरी सी मिट्टी 2 लोगों को अपने अंदर जिंदा ही दफन कर चुकी थी। हम 7 लोग उस संकरी सी गुफा से आगे की तरफ भागने लगे। वहां रोशनी का कोई भी स्रोत नहीं था। एक टॉर्च जो सबसे पीछे रहने वाला वो आदमी जो बूढ़ा सा था, वो लेकर हमें पीछे से धक्का दिए जा रहा था और हम 7 आगे की तरफ हुए जा रहे थे। इसी तरह से हम एक मुआने तक पहुंचे जहां बाहर हमें रोशनी नजर तो आ रही थी, लेकिन वो छेद बहुत छोटा था, उससे निकलकर बाहर नहीं जाया जा सकता था। और आगे दो तरफ जाती हुई गुफाएं थी। एक में थोड़ा सा पानी भरा हुआ था जो नीचे की तरफ जाती थी, और दूसरी ऊपर की तरफ जा रही थी जिसमें कोई पानी नहीं था, लेकिन ऊपर से उड़ती हुई मिट्टी महसूस हो रही थी। तब उन्होंने कहा, ये रास्ता छोटा है जो समंदर से निकलता है। जो तैर सकता है इस रास्ते से जा सकता है, लेकिन बहुत सांस रोकनी पड़ेगी, बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा, और कई लोग वहां ऊपर तक पहुंच नहीं पाते, सांस छोड़ देते हैं। मुझे तो तैरना आता नहीं था, तो मैं तो ऊपर ही चढ़ सकता था, नीचे पानी वाले आसान रास्ते से जा नहीं सकता था। लेकिन वहां पर 4 लोगों ने उस रास्ते को चुन लिया था। हम बंट चुके थे, हम बस 3 बचे थे और 4 तो दूसरे रास्ते से जा चुके थे। उन्होंने टॉर्च भी हमें दे दी, क्योंकि उनका कहना था ये रास्ता बहुत करीब है और वहां पानी से निकलते हुए वो तो बाहर पहुंच जाएंगे, वो हमारा इंतजार करेंगे। अब हमें इस गुफा में ऊपर की तरफ चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। बहुत सारे पत्थर ऐसे थे जिसे हम पकड़ते वो फिसलकर नीचे चले जाते। उसके बाद उस गुफा से चीखने की आवाजें आती रहीं। वो कहाँ से आ रही थी समझ नहीं पा रहे थे हम। वहां गुफा में और भी कई छोटे छोटे रास्ते हमें मिले, लेकिन जो सबसे आगे वाला आदमी था वो हमेशा इशारा करता कि इस रास्ते से जाना है, और हम दोनों उसके पीछे ही चल पड़ते। हम तीनों बचे थे और मुझे डर लग रहा था इन्हें कुछ हो ना जाए, उसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। कहाँ से निकलेंगे हम? वो रास्ते से ऊपर की तरफ चढ़ते समय हम तीनों बार बार फिसलते और हमें चोट लग जाती। किसी के बाजू से खून निकल रहा था और मेरी एक टांग से खून निकल रहा था। उसमें बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी हमें आगे बढ़ना था। यहाँ तो हमें बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। कुछ देर तक चलने के बाद ऊपर जाने का एक रास्ता साफ साफ दिख रहा था। सूरज की किरणें वहां पड़ रही थी और हम भागते हुए उसी तरफ निकल पड़े। उस छेद से बाहर निकलते ही मन में खुशी थी, हम जेल से बाहर आ गए। लेकिन आगे वाले उस आदमी ने कहा, अभी नहीं, पहली 4 दीवारी पार की है, ये देखो दूसरी 4 दीवारी, और वो लोग समंदर के रास्ते से यहाँ से बाहर निकल गए होंगे, हमें यहाँ से नजर आ रहे होंगे। तभी हमारी नज़र समंदर की तरफ पड़ी जो पास में ही था। वो 4 दीवारी के बाहर तक जाता था और उस पर ऊपर की तरफ तैर कर आई 4 लाशें नजर आ रही थीं। उनके मुंह नीचे की तरफ थे। मुझे बहुत डर लगने लगा था। वो चारों भी इतनी सांस रोक ही नहीं पाए कि ऊपर तक निकल पाते। इसे तो आसान रास्ता कहा जा रहा था, तो हम मुश्किल रास्ते से कैसे बाहर निकल पाएंगे? डर मेरे अंदर तक फैल गया था।
मैं यहाँ से वापस जाने के बारे में सोच रहा था और तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, वापस मत जाना बच्चे, वो गोली से मारेंगे। सर पर पहली गोली पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से भागे हुए को जेल में दोबारा नहीं रखा जाता, यही नियम है, उसे मार दिया जाता है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब हमें इस दूसरी चारदीवारी को पार करना होगा। मैंने कहा, इसे कैसे पार करेंगे? वहां नीचे की तरफ एक और गुफा नजर आ रही थी, जिसके अंदर जाते ही हमें और सुरंगों से निकलना था और बड़ी चारदीवारी को पार करते ही हम बाहर निकल जाते, हम आज़ाद हो जाते। और वो बूढ़ा आदमी कह रहा था, पुलिस अगर हमें ना पकड़ पाए तो हम जंगल की तरफ भागेंगे और उसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे नॉर्वे। हम इस समय स्वीडन में हैं और यहाँ के नियम अलग हैं, नॉर्वे के अलग। नॉर्वे में पहुंचते ही ये पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी और वहाँ से हम जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। बस हमारे पास यही रास्ता है। इस गुफा में अंदर जाते ही सामने खोदकर बनाई गई कुछ टनल्स नजर आ रही थी। एक इस तरफ जा रही थी तो एक बिल्कुल सामने की तरफ जा रही थी। मुझे पता नहीं था किसके अंदर जाना है। बूढ़ा आदमी भी वहां इस तरह से देख रहा था जैसे उसे कुछ याद ना रहा हो। इस सुरंग को 10 साल पहले बनाया गया था। यहां तक पहुंचने का रास्ता दूसरी बार ढूंढा नहीं जा सका। पहली बार तो गेट को तोड़कर यहां तक पहुंच गए थे और कुछ लोग इस रास्ते से बाहर भाग गए थे। उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, शायद वो बचकर निकल ही गए होंगे। मैं तो अंदर ही था और अंदर हमें ये खबर मिली थी। इस सुरंग के बारे में मैं तब से जानता हूँ। यहाँ बाहर निकलने का रास्ता गेट की तरफ से तो बंद ही हो गया था, तो ये सुरंग का प्लान भी मेरा था, जिस पर मैं कितने सालों से काम कर रहा था। सबको लेकर अब हमें यहीं से निकलना था, लेकिन रास्ते में ऐसी दुर्घटनाएं तो होती ही हैं। हम तीनों को इस रास्ते से अब बाहर निकलना होगा और मुझे याद नहीं आ रहा इन दोनों में से कौन सी टनल है वो कौन सी सुरंग है जो बाहर सही जगह पर जाती है और एक सुरंग बिल्कुल बंद रास्ते तक जाती है। वहां जाने के बाद वापस निकलना मुश्किल होता है। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कहा, सामने वाली सुरंग से चलते हैं। इसका मुआना छोटा है, जरूर छोटे रास्ते को ही आगे तक खोदा गया होगा और यही बाहर निकलने का रास्ता है। चलो जल्दी करो। हम अब उस छोटे से रास्ते से घिसट कर आगे बढ़ रहे थे और ये कितना लंबा था मुझे नहीं पता था। उस चारदीवारी को पार करने में कितना समय लगेगा ये भी मुझे पता नहीं था। वो संकरी सी सुरंग, हम इसी तरह से लेटे हुए आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी देर तक इसी तरह करने के बाद हम थक चुके थे। मेरी टांगों ने जवाब दे दिया था और यहाँ पर अगर एक भी आदमी रुक जाता तो तीनों को रुकना पड़ता। मैं सबसे आगे था। मेरी टांगें थक गई थी, लेकिन उनका कहना था हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, जल्दी करो, हम इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं, निकल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता रहा, आगे जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था। उसके बाद मैं थोड़ा और चला और घिसटा और आगे वो सुरंग नीचे की तरफ जा रही थी। मैं जल्दी से नीचे की तरफ उतरने लगा और उसमें फंसकर बड़ी मुश्किल से नीचे जाया जा सकता था। गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ खड़ा कर लो तो घिसटकर नीचे पहुंचा जा सकता था। हम तीनों ने ऐसा ही किया। नीचे पहुंचने के बाद एक और संकरी सी गुफा आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसमें से आगे निकलने के बाद मैंने कहा, आगे तो रास्ता नहीं है, यहाँ तो मिट्टी ही मिट्टी है, पत्थर लगे हुए हैं, कैसे हटाना होगा, लेकिन इसे हटाने में कितना समय लगेगा? तो वो बूढ़ा आदमी सबसे पीछे था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये रास्ता बंद नहीं हो सकता। एक रास्ता बंद है जिससे वापस नहीं जाया जा सकता और दूसरा रास्ता खुला है जो जंगल की तरफ जाता है। ये बंद वाला रास्ता नहीं होना चाहिए, भगवान से मिन्नतें करो, ये बंद वाला रास्ता नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा था ये बंद ही है, कोई रास्ता नहीं है आगे, आगे तो मिट्टी ही मिट्टी है और ऊपर से भी मिट्टी किस तरह से नीचे गिर रही है। उस बूढ़े ने कहा, नहीं, पीछे मुड़कर देखो। अब पीछे घिसटकर हम चले तो गए थे, लेकिन उस छेद से ऊपर कैसे जाते? हम तो उससे घिसटकर नीचे आए थे,
वहां ऊपर जाने के लिए तो हाथों का जोर लगता और हाथ तो उस छोटे से छेद में फंसाए ही नहीं जा सकते थे। हम तीनों एक दूसरे से सवाल किए जा रहे थे, अब क्या करें? जवाब किसी के पास नहीं था। उसके बाद फिर से जमीन थर्राने की आवाजें आने लगी। मिट्टी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही थी। हम वहीं पर जैसे दफन से होने वाले थे। मैं कह रहा था, अब क्या करें? ये आवाज कहां से आ रही है? तो वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। जरूर उन्होंने ऊपर भारी भारी ट्रक खींचने शुरू कर दिए होंगे, इससे यहाँ जमीन थर्राती है। पहले भी इसी तरह से सुरंगें बंद की गई हैं। इस तरह से सुरंगें नीचे की तरफ धंस जाती हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं। वो यही कर रहे हैं। जमीन जोर जोर से थर्रा रही थी, मिट्टी नीचे गिरे जा रही थी, सांस रुकने को आ गई थी और महसूस हो रहा था यहाँ से बाहर बचा नहीं जा सकता। मिट्टी हमें यहीं पर दफन किए जा रही थी। हम उसी मिट्टी में दफन हो रहे थे। रोने की, चीखने की आवाजें थी और एकदम से एक झटका लगा। मिट्टी जैसे ऊपर आ गिरी। सारी सुरंग ही जैसे बैठ गई और मेरे सर में दर्द होने लगा। नाक भी मिट्टी से भर गई थी और वहां मैं चीखा, लेकिन मिट्टी के कारण मेरी मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक झटका सा महसूस हुआ। मैं उसी रेस्टोरेंट के सामने उस कुर्सी पर बैठा था। मेरे सामने वो औरत अपनी बच्ची को समझा रही थी। एक साइड मेरी कार लगी हुई थी, जिसकी हैंड ब्रेक मैंने खींची नहीं थी अभी। मुझे लगा जैसे मैं समय में पीछे आ गया हूं। मैं उसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर मैंने गलती की थी। मेरी आंखों में पानी आ गया था। मैं समझ गया था मेरी क्या गलती थी। उस बच्ची की जान ली थी मैंने। जान इतनी आसानी से नहीं बचती। मैंने उसे मारा था। ये मेरी गलतियां थी और अब मैं उसी जगह पर था जहां मैं गलतियां सुधार सकता था। उस औरत ने मेरी तरफ इशारा किया कि कुछ पल के लिए इसे संभाल लो, मैं यहां से जाना चाहती हूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे मैं उसी समय में हूं, क्या ठीक करूं मैं। मैंने उस बच्ची को थाम लिया था और तभी वो बच्ची जैसे मुझसे हाथ छुड़ाने लगी और सड़क की तरफ भागने की कोशिश करने लगी। मैं जान गया था ये गलती दोबारा दोहराने वाली है। मेरी क्या गलती थी? इस बच्ची को मैं पकड़ता, फिर भी ये भागकर सड़क के बीच पहुंच जाती। कैसे रोकूं? मेरी नज़र अपनी गाड़ी पर पड़ी। मैंने भागकर गाड़ी खोली और हैंड ब्रेक लगा दी। उसके बाद मैं गाड़ी से निकला। वो पीछे वाली गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराई। मेरी गाड़ी अब वहीं पर थमी हुई थी क्योंकि हैंड ब्रेक लगी हुई थी। मेरी गाड़ी आगे तक पहुंच नहीं पाई। मैंने भागकर उस बच्ची को उठा लिया। वहां जाती और गाड़ियां भी उससे टकरा सकती थी और उसे खींचकर मैं अपने पास ले आया। हर तरफ जैसे शांति का माहौल था। हर कोई मुझे देख रहा था। मैंने उस बच्ची को बचा लिया था। कुछ गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आई और उसके बाद कुछ लोग मुझे देखकर ताली बजाने लगे थे। उस बच्ची की माँ भी अब बाहर आ गई थी और उसने उसे गले से लगा लिया। मेरा धन्यवाद किया और वो बच्ची को लेकर आगे की तरफ बढ़ गई, जैसे उसके लिए कुछ बड़ा हुआ ही ना हो। मैं जानता था कितनी बड़ी घटना होने से मैंने बचा लिया था, लेकिन ये घटना तो पहले भी हो चुकी है। आखिर मैं समय में वहीं पर कैसे पहुंच गया? मैं उस शहर से बाहर निकलना चाहता था। मैं गाड़ी लेकर दोबारा वहां से बाहर निकल आया, उन जंगलों को पार करते हुए। मैं जब तक स्टॉकहोल्म, उस देश की राजधानी में पहुंचा नहीं, मेरी सांस में सांस नहीं आई। मैंने पूरी घटना दोस्तों को बताई। उन्होंने पुलिस से पूछा और तब हम हैरान रह गए, ऐसी कोई जेल मौजूद ही नहीं है। इस तरह से बॉर्डर पर ऐसी कोई जेल बनी ही नहीं और वहाँ शहर में लोग होते ही नहीं। वहाँ घटनाएं ऐसी नहीं होती और पुलिस ऐसे कपड़ों में वहाँ मौजूद नहीं रहती। मैंने जिसे भी बताया, मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। ये बात जैसे किसी के यकीन के लायक ही ना हो। मैं जानता हूँ हमारी गलतियों के कारण किसी दूसरे को भुगतना पड़ सकता है। अब से शायद मुझे ध्यान रखना चाहिए। मुझे अब जिंदगी का मोल पता चल गया है। मोबाइल को मैं कम ही चलाता हूँ, जिंदगी पर ध्यान रखता हूँ। अगर किसी की जान हम बचा सकते हैं तो हमें बचानी चाहिए। मैंने
मौत को इतने करीब से देखा था, इसीलिए जिंदगी का मोल समझ पाया।